दोस्तों, आपका अपने चैनल एडिफाई हब में। आज के लेक्चर में हम एड्रेस डिकोडिंग के बारे में सीखेंगे। ये लेक्चर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, जहां हमने टिपिकल मेमोरी चिप्स को देखा था। फिर हमने देखा था कि उनके एड्रेसेस क्या होंगे, चिपसेलेट कैसे काम करेगा। हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया ली थी मेमोरी के बारे में। तो उससे पहले कि हम एड्रेस डिकोडिंग पे एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो हम जब लास्ट क्लास की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेमोरी के बारे में देखा था कि हमारा मेमोरी दो विंग में बटा हुआ है, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर में। दैट वाज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड अदर वाज रीड ओनली मेमोरी। और इसका भी हम लोग वर्जन देखे थे ईपीरॉम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रॉम। तो बेसिकली रैम और रॉम देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने जाना था कि उसमें जो इंटरफेसिंग के मीडियम्स होते हैं, तो फर्स्ट मीडियम क्या आएगा, क्योंकि हर एक अगर इंटरफेसिंग की हम बात करते हैं और एड्रेसेस की मेमोरीज की बात करते हैं, तो हर एक मेमोरी को एक दूसरे के रेंजेस से या एक दूसरे के एड्रेस से डिफरेंट होना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश होना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके, प्रोसेसर को पता चल सके कि किस एड्रेस को एग्जैक्टली उसको नोटिस करना है। जैसे कि हमारा घर, हमारे अपने घर की अगर हम बात करें तो हमारा घर हमारे पड़ोसी के घर से डिफरेंट है, बिकॉज वी आर अलॉटेड विद अ हाउस नंबर विद अ लेन नंबर। तो चिप सेलेक्ट जो है वो हमारे लेन नंबर की तरह बिहेव करता है, वेयर एज चिप सेलेक्ट के बाद जितने भी एड्रेसेस बच जाते हैं वो सारे एड्रेसेस हमारे हाउस नंबर के लिए बिहेव करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम बस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वहां पर, क्योंकि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी को इंटरफेस करने का जो ऑप्शन है या प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होगा, जब तक उसका एक डेफिनेट एड्रेस हमें नहीं मिल जाता है। तो जब तक डेफिनेट एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक आपका माइक्रो प्रोसेसर उस मेमोरी लोकेशन पर तक नहीं जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी एड्रेस बस की। उसके बाद जब एड्रेस पहुंच जाएगा तो डेटा बस की काम आता है, जब जहां पर डेटा या तो डेटा माइक्रो प्रोसेसर से लेकर जाएगा मेमोरी तक, या फिर मेमोरी का जो डेटा होगा उसको माइक्रो प्रोसेसर तक लेके आएगा। और इसको काम कराने के लिए मदद कौन करता है? कंट्रोल बस। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल बस जो है वो उनको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं कि विच ऑपरेशन दे हैव टू ऑपरेट, whether they are working on the read operation or whether they are working on the write operation. So we have learned about the basics of memory and their interfacing concepts. Now we will start its second half, that was the address decoding. So in this lecture we will be studying the address decoding. What is the address decoding? First we will be knowing that what are the process for those and how the address decoding will be implementing on our interfacing. So let's start the video from here. So the process of address decoding is to provide a unique address for the identification of the registers where the data or the content should be stored. Therefore, in address decoding, it will provide a unique pulse for each and every time, so that all the addresses should be different with the others. When we are talking about address decoding, as we have seen in the last class, that we have taken a EPROM and ROM over there, and in that case we have taken the addresses of A11 to A0. This was the address, and this was for the 4K RAM. This was for the 4K RAM or ROM, whichever the concept may be, whichever the case it may be, but the chip size was of 4K. Now in that lecture, what we have told that 2 to power, the 4K will be represented as 2 to power 12 cross 8, because it is a 4 cross 8 memory. It will result in 12 address lines. But what about the other 4 addresses line? Because we have told that the address bus is having 16 lines or 16 pins. So we have taken only, out of this 16 address lines, we have taken only 12 address line in this case, with the case of 4K. But what about the 4 other address pins which were left over here? Because we know that there should be a 16 address line. So in cumulative there should be 16, but we were talking only about the 12 address line. So these 4 address pins or address line should be decoded with the help of any decoder circuit or a
NAND gate, so that we can get the complete address of this memory location, because these 12 address buses, these S2 address line, are denoting about the internal address of the memory, whereas these 4 address line will be informing us about the chip selection of those memories. As if we have taken an example of page 2, and in the last class we have taken an example of a notebook in which we have taken a page 2 line 5. So these 4 address line are responsible to give us the page number, whereas these 12 lines are responsible for giving us the line number. So now I can tell that with the help of decoding or the decoder circuit, we can get the complete address of memory location. As if now we have just got these 12 address lines which are incomplete until and unless we have got the chip select, and chip select can be only given through the help of decoder circuit, and those decoder circuit will be implemented on the rest address pins which are or which have not been used in the internal address bus. From here we can also say that the address locations or the address memory combination of internal addresses and the chip select will give us the complete address location or the memory location for the operating range of memory. Now, as we have learned that the 16 pins of address lines are divided into 2 sections. The first section will be of address line. The first section will be of the address line, and that we can get from the size of the memory. And the rest section, whichever the memory locations or whichever the address line is not provided, those address lines, those address pins will be used for decoding purpose, so that we can get the chip select, and by the help of chip select and the internal bus and the internal address pins we can get the complete address range. एक बार मैं इसको हिंदी में बात कर लेता हूं कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास 4K का एक मेमोरी एड्रेस था, 4K का एक मेमोरी चिप था। उस 4K का मेमोरी चिप में हमने देखा था 2 to power n के हिसाब से, तो 2 to power 12 हमारा आ रहा था फॉर्मूला, जिसमें 12 हमारा निकल गया था कि वो एड्रेस पिन होगा। जब ये 12 एड्रेस पिन होता है और हमने ये जानते हैं कि टोटल एड्रेस पिन जो होता है वो 16 पिन होता है, तो ये 12 ही क्यों, 12 के बाद क्यों नहीं आया? 12 के बाद हमारा पिन नंबर 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ये 4 पिन्स कहाँ चले गए? क्योंकि जब तक वो 16 पिन्स नहीं आएंगे तब तक वो काम नहीं होगा मेमोरी लोकेशन का। तो जो नेक्स्ट हाफ है, जो नेक्स्ट 4 पिन आपके बच गए हैं, वो 4 पिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिप सेलेक्ट के लिए। उन 4 पिन्स को डिकोड किया जाता है ताकि आपके मेमोरी का जो चिप सेलेक्ट है उसको हम लोग डिसाइड कर सके कि आपको उस मेमोरी में कौन से रेंज में आपको काम करना है। क्योंकि ये जो एड्रेस है ये एड्रेस कॉमन रहेंगे, ये एड्रेस कभी बदलेंगे नहीं, लेकिन आपका क्या, ये एड्रेस आपके कभी नहीं बदलने हैं, क्योंकि ये एड्रेस आपको इंटरनली डिकोड होके आना है। इसका एक फिक्स रेंज है, ये फिक्स रेंज में ही रहेगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब हुआ कि जब हम पेज नंबर सेलेक्ट करते हैं, आप अपने किसी बुक का पेज नंबर, तो आपको जब आप किसी बुक का पेज नंबर सेलेक्ट करते हो, तो अगर पेज नंबर आपने मान लिया जाए आपने पेज नंबर 2nd यूज किया, 3rd यूज किया, तो अब आपके पास 2nd या 3rd जो है वो तो फिक्स हो गया, और ये किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको चिप सेलेक्ट से। और बाकी जो रहा उसके अंदर का लोकेशंस, उसके अंदर के लाइन नंबर्स वो वेरिएबल हैं, लेकिन वो वेरिएबल भी तो फिक्स्ड है। आप उसको स्टार्टिंग से पहले नहीं कर सकते और लास्ट के बाद नहीं कर सकते हो। दैट मींस कि इनका जो रेंज है वो फिक्स्ड है। वो किसके बीच में लाई करेंगे? ये स्टार्टिंग होगा 0 लाइन से या फर्स्ट लाइन से, और ये एंड करेगा लास्ट लाइन पे। इसके अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन इनका रेंज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन। लेकिन इसके बाद की जो 4 पिन्स हैं आपके, ये 4 पिन्स आपको सेलेक्ट मदद करता है आपको पेज नंबर सेलेक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में या माइक्रोप्रोसेसर लैंग्वेज हम लोग बात कर रहे हैं चिप सेलेक्ट के हिसाब से। तो ये 4 पिन्स आपको चिप सेलेक्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये आपको एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे इंटरनल, और ये दोनों मिल जाते हैं, ये आपके 12 और ये, इन दोनों को जोड़कर हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास 16
पिंस है अवेलेबल। अब हम इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ा था 12 पिन के बारे में, वो कहां से निकाला था हमने, 2 to the power, वो हमने निकाला था 2 to power n क्रॉस m, where n was the address and m was the data। तो ये जो एड्रेस है, ये जो हमें मेमोरी चिप से मिलता है, मेमोरी चिप के साइज से मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरनल के बारे में बताता है। लेकिन इसमें जो छूट गया, जो बच गया, वो एड्रेस पिंस को हम लोग डिकोड करते हैं ताकि हमें अपना चिप सेलेक्ट पता चल सके हमारा, और उसके दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने मेमोरी का रेंज निकालते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल लिया जाए कि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट्स में बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। गेट एग्जामिनेशन जो हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए देखा जाता है कि इंजीनियरिंग के लेवल का अगर सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को माना जाता है तो गेट एग्जामिनेशन को माना जाता है। तो गेट में भी इस टाइप से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं या आ चुके हैं। मैं एक दो को सॉल्व करा के भी दिखाऊंगा कि उनका लेवल कैसा रहेगा। बहुत ही टफ नहीं है। अगर आपके पास बेसिक्स हैं एड्रेस डिकोडिंग का, मेमोरी लोकेशंस का, तो इसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हमारा था एक रिकैप जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। अब हम आज के क्लास में सीखेंगे एड्रेस डिकोडिंग करते कैसे हैं। और डिकोडिंग किसका होना है, तो डिकोडिंग सिर्फ इस 4 पिन का होना है, 4 बिट का होना है, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारे माइक्रो प्रोसेसर। तो जहां तक हमने सीखा कि चिप सेलेक्ट को हम लोग डिकोड करते हैं, और उस डिकोडिंग के लिए, उस पार्ट को, सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग डिकोडर का यूज करते हैं। तो हम लोग के पास जो एड्रेस डिकोडर होता है, वो एड्रेस डिकोडर 2 टाइप्स हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग डिकोडर सर्किट यूज कर ले, या दूसरा हम लोग नैंड गेट यूज कर ले। दोनों का काम बहुत सिंपल सा है। इन दोनों का काम है कि जो आपके पास चिप सिलेक्शन का जो रेंज होता है, जो 4 पिंस जो भी आपके एड्रेस के बाद जो पिंस नहीं दिए गए हैं, जैसे आपने निकाला, आपको मिला 2 to power 10, तब आपके सिर्फ 10 एड्रेस बस है। तो 10 एड्रेस बस के बाद जो आपका 6 एड्रेस बस होगा, या 6 एड्रेस पिंस होगा एग्जैक्टली, एक 6 पिन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिकोडर या फिर नैंड गेट हम लोग इसको डिकोड करके और अपना कंप्लीट रेंज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग डिकोडर के थ्रू यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है नैंड गेट। डिकोडर का जो होता है उसका 74LS138, ये एक स्टैंडर्ड चिप है। इसके थ्रू ही हम लोग डिकोडिंग करते हैं। और इसी का दूसरा नाम हम लोग जो बोलते हैं 3x8 डिकोडर। 3x8 डिकोडर। 3x8 कहने का मतलब कि आपके पास 3 इनपुट पिंस हैं और 8 आउटपुट पिंस हैं। मतलब आप 3 के लॉजिक देंगे, उस 3 का जो कॉम्बिनेशन होगा, उस 3 कॉम्बिनेशन में आपको 2 to power 3 देखेंगे तो आपको 8 लॉजिक्स एज अ आउटपुट मिल सकता है। तो बेसिकली आपका डिकोडर सेक्शन में 3x8 होता है, जहां पे 3 हमारा इनपुट वेरिएबल्स हो गया और 8 हमारा आउटपुट वेरिएबल्स हो गया। और ये जो 8 आउटपुट वेरिएबल्स हैं, दीज आर द 2 to power 3, दैट इज 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 इनपुट्स। ये हो गया हमारा डिकोडर सर्किट, दैट इज 74LS138, एक स्टैंडर्ड सर्किट है। और जहां तक नैंड गेट की बात करते हैं, तो नैंड गेट भी कुछ इसी तरह से काम करता है, जहां पे हमारा मल्टीपल इनपुट्स आ सकता है, मल्टीपल इनपुट आ सकता है, और इस मल्टीपल इनपुट का जो आउटपुट होगा वो हमेशा 0 रहेगा। और आउटपुट को 0 रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे सिग्नल्स जो आप इनपुट दे रहे हैं, ये सारे सिग्नल्स एक्टिव हाई सिग्नल्स होने चाहिए, तभी जाके आपको इस कंडीशन में आपको आउटपुट जो है वो आपको 0 मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन के हम लोग काम कर सकते हैं। एक हम लोग डिकोडर सर्किट के बिहेव कर सकते हैं, दूसरा हम लोग नैंड गेट की तरह से काम करा सकते हैं। नैंड गेट से अगर काम करा रहे हैं तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो इनपुट्स हैं वो हमेशा एक्टिव हाई सिग्नल होगा, और उनका जब हम नैंड गेट निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट जो है वो हमारा एक्टिव लो मिलेगा। ये 2 सर्किट्स हैं, हम इन दोनों सर्किट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। एक नैंड गेट को इंप्लीमेंट करेंगे और एक बार डिकोडर को इंप्लीमेंट करेंगे सेम सर्किट पे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि उनका दोनों का प्रोसेसिंग कैसे चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डिकोडर सर्किट, दैट इज 74LS138 स्टैंडर्ड सर्किट है जो हमारा। तो स्टैंडर्ड सर्किट के हिसाब से हम काम करके देखते हैं। तो हमारा 74LS138 का जो स्टैंडर्ड सर्किट है कुछ इस प्रकार दिखता है, जहां पे और ये जो एग्जांपल है मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल से ही मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया है, जहां पे आपके पास A0 से लेकर A11 तक एड्रेस लाइन था हमारा 74 वाला, हमारा
4K वाला एग्जांपल वाला ये है, 4K का जो हमने EEPROM का एग्जांपल लिया था उसी का हमारा था। हमने देखा था कि आपका A0 से लेके A11 तक रेंज है जो आपका 4K का था। इसको ऐसे अगर देखें तो 2 to power 11, 2 to power 12, 2 to power 12 मीन्स 12 एड्रेस लाइन, और यहाँ पर मैं 12 एड्रेस लाइन दिख रहा है। तो बाकी के जो 4 बचे हुए हैं वो 4 मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उसी के मदद से मैं ये स्टैंडर्ड एग्जांपल एक मैं आपके लिए दिखला दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास 3 एड्रेस लाइंस है जो यहाँ छूट गए थे। क्यों? क्योंकि ये 3x8 है। अब 3x8 है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 3 इनपुट्स हैं इसके बाद का कौन सा होगा, 11 के बाद क्यों? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि 11 के बाद आपका जो भी अगला एड्रेस पिन होगा वो उन पूरे रेंज के लिए क्या कहलाएगा, MSB या LSB? चलिए बताइए। अगर हमारे पास हमने अपना 11 एड्रेस पिन पहले यूज कर लिया है तो उसके बाद का जो स्लॉट होगा उस स्लॉट में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा आपका पिन LSB की तरह बिहेव करेगा और कौन सा पिन आपका MSB की तरह बिहेव करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपका जो उस रेंज में सबसे छोटा होगा दैट विल बी द LSB, और उस रेंज में जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द MSB। तो हमें 3 A इनपुट लेना है, तो ये हमारा बिहेव करेगा एज अ LSB और ये आपका बिहेव करेगा एज अ MSB। क्लियर? तो आपका आया पिन नंबर 12, पिन नंबर 13, पिन नंबर 14। एक पिन छूट गया, उसको हम लोगों ने E3 पे ले लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं सर्किट का हमारा एक्सप्लेनेशन, काम क्या कर रहा है। सर्किट में देखें तो हमारा 3 इनपुट पिन था, 1 2 3, ये 3 इनपुट पिन ले लिया। हमारे पास 3 इनपुट पिन के अलावा हमारे पास 3 इनेबल पिन्स होते हैं। ये 3 इनेबल पिन्स उसी समय जब तक ये इनेबल नहीं होंगे तब तक आपका ये सर्किट जो है, डिकोडर सर्किट है, वो इनेबल नहीं हो पाएगा और ऑपरेशन के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या फिर वो ऑपरेट करने लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनको इनेबल नहीं किया गया, इनको पावर सप्लाई नहीं दिया गया है। जब तक इस सर्किट को हम पावर सप्लाई नहीं देते हैं तब तक वो काम करने के लायक नहीं रहता है। उसी प्रकार से जब तक ये 3 पिन अगर आपका इनेबल नहीं होगा तब तक आपका ये सर्किट आउटपुट नहीं दे पाएगा। अब इनके इनेबल से कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे E1 और E2 को कॉमन ग्राउंड दे दिया गया है और कॉमन ग्राउंड के साथ यहाँ पर इनके बार दे दिया गया है। इसका मतलब ये जो 2 पिन है दैट इज E1 एंड E2, दे आर द एक्टिव लो। मतलब इनको इनपुट 0 ही मिलना चाहिए तभी ये काम होगा, तभी ये इनेबल होगा। और वहीं पे E3 के ऊपर देखेंगे कोई बार नहीं है, इसका मतलब ये आपका एक्टिव हाई पिन है, एक्टिव हाई पिन है। इसका मतलब इनका इनपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जहां पर आपका E1 और E2 का इनपुट 0 होना चाहिए काम करने के लिए, वहीं पर आपका E3 का इनपुट आपका हाई होना चाहिए काम करने के लिए। जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तब जाकर आपका जब आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तब जाके आपका डिकोडर सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा काम करने के लिए। क्लियर? तो हमने E1 E2 E3 का ले लिया। अब जो हमारा यहाँ बचा था, क्योंकि इसको एक्टिव हाई सिग्नल चाहिए और वो एक्टिव हाई सिग्नल कोई एड्रेस पिन नहीं दे सकता है, इसलिए जो मेरा बचा हुआ एड्रेस पिन था वो हमने A15 को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हमारे चारों पिन जो यहाँ पे छूट गए थे, 12 के बाद 4 एड्रेस पिन, वो 4 एड्रेस पिन को हम लोगों ने इस डिकोडर सर्किट में अप्लाई कर दिया है एज अ वेरिएबल इनपुट्स। अब ये जो इनपुट्स हैं ये करस्पॉन्डिंग मुझे एक आउटपुट देंगे और ये जो आउटपुट जाएगा ये आउटपुट मेरा चिप सिलेक्शन पे जाएगा या फिर इसी को दूसरा बोलते हैं हम लोग चिप इनेबल, चिप सेलेक्ट या फिर चिप इनेबल। अब ये जो पिन का आउटपुट होगा वो पिन हमारा, अगर जैसे हम लोग एग्जांपल में नोटबुक की बात कर रहे थे, ये हमारा वो रेंज बताएगा कि कौन सा पेज नंबर पे जाना है। अब इससे मुझे पेज नंबर मिल गया, यहां से मुझे एक एड्रेस का रेंज मिल गया, दोनों को हम लोग एक साथ का फॉर्मुलेट कर लेंगे तब जाके मुझे कंप्लीट इस मेमोरी चिप का 4K के मेमोरी चिप का मुझे कंप्लीट मेमोरी रेंज मिल जाएगा कि किस पेज नंबर में कहां से कहां तक मुझे डेटा को एक्सेस करना है या फिर डेटा को रीड करना है या फिर डेटा को राइट करना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये O7 कैसे आएगा। अब ये O7 के लिए अगर हम जब बात कर रहे हैं तो ध्यान देखिएगा कि ये आपके पास टोटल कितने लॉजिक्स हैं, 3 लॉजिक से हमारा टोटल कितना आउटपुट मिल सकता है, दैट इज 8 बिकॉज 2 to power 3 एंड वी कैन गेट 8 आउटपुट लॉजिक्स। अब 8 आउटपुट लॉजिक्स का मतलब क्या हो सकता है कि आपका A12 A13 और A14
यही आपके आपके 3 लॉजिक्स। इन 3 लॉजिक्स में हमारा कॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारा डिजिटल के हिसाब से। अब हम उन्हीं 8 कॉम्बिनेशंस को हम फॉलो करना चाहेंगे और देखेंगे हमारा लॉजिक्स क्या क्या बन सकता है। ये आपके टोटल 8 लॉजिक्स है। अब ये हर एक 8 लॉजिक्स का अगर हम आउटपुट देखना चाहें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट अगर हम देखना चाहें, क्योंकि यही 3 लॉजिक्स जो है ये आपके आउटपुट लॉजिक को डिफाइन कर रहा है। अगर आपका तीनों पिन का वैल्यू 0 हुआ तो आपका पिन नंबर कौन सा सेलेक्ट होगा? दैट इज 0। अगर इसको हम और एक्सप्लेन करना चाहें, इसको और तोड़ना चाहें तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। O7, O is for आउटपुट, यहाँ पे ऐसे बात करते हैं, आउटपुट 7, आउटपुट 6, आउटपुट 5, आउटपुट 4, आउटपुट 3, आउटपुट 2, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 0। तो ये 3 इनपुट्स आपको ये 8 आउटपुट के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसा इनका लॉजिक रहेगा उसके करस्पॉन्डिंगली हमारा आउटपुट भी वेरी करेगा। बस इसमें हमें एक ध्यान देना है कि हमारा MSB और हमारा LSB कैसा रहेगा। तो जब MSB और LSB की बात करेंगे तो उसी हिसाब से मुझे यहाँ लिखना भी पड़ेगा। तो जो मुझे यहाँ 12 13 14 लिखा है, ये 12 13 14 अगर मेरा इनपुट 5 हुआ, 7 हुआ या 0 हुआ तो मेरा आप किधर से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। MSB और LSB की हम बात कर रहे थे, तो 12 13 14 जो है, अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आपका पिन LSB था, कौन सा पिन आपका MSB था। तो अगर यहां से नोटिस करें तो ये आपका A14 है, वो आपका कौन सा पिन है? MSB है, और ये आपका कौन सा है? LSB है। तो इनके करस्पॉन्डिंगली हमें ध्यान देते रहना है कि हमारा MSB और LSB काम होगा। सबसे पहले LSB में चेंज होगा, उसके बाद ही लास्ट में जाके आपका MSB में चेंज होगा। तो इसको हम लोग, अगर हम इसको सही ऑर्डर में लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, 14 13 और 12। ठीक है, ये अब आपका हो गया MSB और ये हो गया अब आपका LSB। ठीक, इससे 8 कॉम्बिनेशन है। अभी 8 कॉम्बिनेशन यहाँ के 8 कॉम्बिनेशन के बराबर है। जैसा आपका लॉजिक यहां से निकलेगा वो पिन आपका यहां से सेलेक्ट हो जाएगा, और वो जो पिन सेलेक्ट होगा फिर उसके बाद हम करस्पॉन्डिंगली अपना एक मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिकोडर सर्किट के बारे में, जहां पर हमें ये पता चला कि डिकोडर सर्किट दिखता कैसा है। 3x8, 3x8 का मतलब क्या हुआ कि 3 इनपुट लॉजिक होंगे, 8 आउटपुट लॉजिक होंगे। इनेबल्स के लिए इसके पास 3 पिन होता है, E1 E2 और E3। E1 और E2 आपका एक्टिव लो पिन्स है, इसका मतलब उसको हमेशा 0 ही पल्स चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, और वहीं पे आपका E3 जो है दैट इज एक्टिव हाई पिन, और उसको एक्टिव होने के लिए एक लॉजिक हाई की जरूरत होगी, या फिर हमें एज ए इनपुट 1 का जरूरत होगा। तो ये हमारा जो था, ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू जो एग्जांपल लिया है हमारा 4K EPROM के साथ का था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारा लॉजिक कुछ इस तरह से निकल के आता है। अगर इसी को मुझे NAND गेट के साथ करना होगा तो हम NAND गेट के साथ देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जहां पे आपका A14 A15 A14 A4 पिन, A15 A14 A13 एंड A12, यहाँ पे एक NAND गेट और यहाँ पे आपका आउटपुट। तो जैसे मुझे यहाँ पे O7 मिला था उसी हिसाब से मुझे यहाँ भी O7 मिल सकता है। O7 वाज आउटपुट 7, उसी हिसाब से यहाँ भी O7 मिल सकता है। तो पूरा लॉजिक जो है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको किस लॉजिक पे काम करना है, आपका पिन्स का बिहेवियर कैसा है, कौन सा पिन इनपुट प्रोवाइड हाई कर रहा है, कौन सा पिन इनपुट प्रोवाइड लो कर रहा है। आपका डिकोडर यूज कर रहे हो या NAND गेट यूज कर रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंगली फिर हमारा वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम पूरा सिस्टम को डिजाइन कर लेते हैं। अभी हमने हाफ देखा यहाँ पे डिकोडर का सेक्शन, और हम लोगों ने हाफ अपने लास्ट क्लास में देख रखा था, जहां पर हम लोगों ने 4K का EPROM का हमने डिजाइन किया था। अब जो हम काम करेंगे, हम दोनों को कंबाइन करके और हम एग्जैक्ट मेमोरी रेंज निकालने की फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये और समझ में आ जाए कि एड्रेस डिकोडिंग का जो काम हो रहा है उससे एग्जैक्ट हमारा लोकेशन कैसे मिल रहा है। तो वो हमारा फोटो दिखेगा कुछ ऐसा। तो
अब हम जब अपना प्रीवियस पहले क्लास वाला लेक्चर जो हमारा EPROM था 4096x8 का एक मेमोरी चिप, उसको अगर हम आज के लेक्चर जो हमारा एड्रेस डिकोडिंग पे था उनको कंबाइन करते हैं तो कुछ हमें इस टाइप का एक फिगर दिखेगा। इस टाइप के फिगर से अब हमें ये निकालना है कि हमारा ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, पहला चीज, और दूसरा उस ऑपरेशन के लिए जो हमें रेंज प्रोवाइड किया गया वो रेंज क्या है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा A0 से A11 आपका एड्रेस लाइन जो प्रीवियस क्लास में था वही है यहाँ पर, दैट वाज ऑफ EPROM ऑफ 4096x8, दैट इज 4x8 का एक मेमोरी चिप है। उसके साथ हमने आज का डिकोडर सर्किट लगा दिया 328 डिकोडर 74LS138। अब आप नोटिस करो यहाँ 12, 13, 14 आज का क्लास का, E3 में 15, E1, E2 आपका ग्राउंड है, और ये आपका आउटपुट लाइंस हो गया, और यहाँ पे आपका ऑपरेशन इनेबल का ये सिग्नल है, और ये C का मतलब हो गया चिप इनेबल। अब आप नोटिस करो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि C के ऊपर बार है, इसका मतलब जो भी यहाँ से लॉजिक हो गया आएगा इसके लिए मैंने यहाँ पर बफर लगा दिया या नॉट गेट लगा दिया है जो मुझे इसको 0 प्रोवाइड कर देगा। सिमिलर केस है यहाँ के लिए भी। क्लियर? बोथ हमारा एक्टिव लो, और एक्टिव लो का मतलब हो गया कि उसके पास सिग्नल कौन सा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब यहाँ से कोई भी सिग्नल अगर सेलेक्ट होगा वो पिन हमेशा एक्टिव हाई पिन होके जाएगा, उस एक्टिव हाई पिन को यहाँ पर इस नॉट गेट के थ्रू उसको रिवर्स कर दिया जा रहा है 0 में, और वहां से फिर वो सिग्नल को इनिशियलाइज कर दे रहा है। अब हम यहाँ से देखें कि हमारा एड्रेस रेंज क्या है। ठीक, तो हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो चिप इनेबल के लिए या चिप सेलेक्ट के लिए जो आउटपुट जा रहा है वो 0 से जा रहा है। इसको हम सबसे पहले 3 पार्ट में तोड़ेंगे। मेरा स्टेप 1 जो होगा दैट वुड बी फॉर द एड्रेस रेंज ऑफ EPROM। तो हमारा सबसे पहले देखेंगे कि हमारा 0 से लेके A11 तक है एड्रेस रेंज। तो स्टेप 1 में हमारा रहेगा एड्रेस रेंज is for address range connected to memory chip from processor, and that is pin number A0 to A11। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, एड्रेस रेंज को हम लोग चेक करेंगे कौन सा एड्रेस रेंज डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट है आपका EPROM में। तो हमारे केस के लिए क्या था, वो A0 से A11 हमारा यहाँ कनेक्टेड है। इसका मतलब मेरा हाफ काम हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम स्टेप नंबर 2 में हम अपने चिप सेलेक्ट को डिसाइड करेंगे। क्या काम करना है हमें यहाँ पर चिप सेलेक्ट को डिसाइड करना है, और चिप सेलेक्ट को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके पास एड्रेस पिन बचा हुआ है उसको डिकोडर में डालकर उससे हम लोग आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चिप सेलेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ डिकोडर फॉर चिप सेलेक्ट। अब यहां से हम डिकोडर का हेल्प लेकर चिप सेलेक्ट को फाइंड करेंगे, और किन पे फाइंड करेंगे, जो भी एड्रेसेस आपके बचे हुए हैं जो यूज नहीं आए हैं हम उन एड्रेसेस को यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारा A12 to A15। अब इन 4 एड्रेसेस को, एड्रेस लाइंस को, एड्रेस पिन्स को हम डिकोडर में डाल के अपने चिप सेलेक्ट पे काम करेंगे। और स्टेप 3 में होगा मेरा ऑपरेशन। स्टेप 3 में होगा मेरा ऑपरेशन कि इस पे कौन सा ऑपरेशन इनेबल हो रहा है। तो फर्स्ट में एड्रेस रेंज डायरेक्टली माइक्रोप्रोसेसर से, दूसरा हमारा होगा चिप सेलेक्ट, और तीसरा होगा ऑपरेशन किसका, ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। ठीक, कौन सा ऑपरेशन कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? अब हम पहला तो हमको दिख गया, अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं चिप सेलेक्ट में। तब यहां पे ध्यान दे कि दिस इज O0। अब O0 है, इसका मतलब कि आपका इन तीनों का लॉजिक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 0 0 है। तो अब आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपने ये पिन सिलेक्ट किया, किसके, A14, A13 और A12। जब 0 0 0 होगा तो आपका लॉजिक क्या बन जाएगा, 0 0 0 का 0th पिन। अगर यही रहता A14
A13 एंड A12, तो अगर ये 001 रहता तो मेरा पिन नंबर 1 होता, दैट इज O1। अगर ये 010 रहता तो पिन नंबर 2 होता, O2। उसी प्रकार से हमारा कॉम्बिनेशन अगर O0 है, इसका मतलब कि A14, A13 और A12 का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 0। तो हमें यहाँ का रेंज कुछ पता होगा, या हम लोग फाइंड करेंगे क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का रेंज फाइंड किया, और उसके बाद हम लोगों ने A15 का रेंज फाइंड किया कि A15 का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, तभी तो जाके ये आपको 0 प्रोवाइड करेगा, तभी तो ये आपको जाके जब A3 पे आएगा तो वो 1 रहेगा। और इस केस में हम लोगों ने वहां पे नॉट लगा लिया है, मतलब E3 पे आने वाला पिन क्या होगा, वो भी 0 होगा, तब जाके हमारा टोटल कंबाइंड एड्रेस होगा। इसको हम लोग, इस एड्रेसेस को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में एक हम लोग अरेंज कर लेते हैं, जिसको हम लोग मेमोरी मैपिंग भी कहते हैं। उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में बिठाते हैं तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, A7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। आपके कुछ 16 पिन ऐसे दिखेंगे। 16 पिन में आप ध्यान दीजिए, A11 से A8, A0 से A11 आपने एड्रेस ले लिया है, तो हम इसको यहां से यहां अलग कर ले रहे हैं। तो अब आपका एक रेंज हो गया A12 से A15, और अगला रेंज हो गया A0 से A11। अब ये जो था, इसको हम लोग क्या बोले थे, ये आपका लाइन नंबर बताएगा, और ये क्या बताएगा, आपका पेज नंबर बताएगा। इसका मतलब ये आपको क्या देगा, चिप सेलेक्ट देगा, और इस चिप सेलेक्ट में ये आपको डिफरेंट मेमोरी रेंज देंगे, कहां से कहां तक काम कर सकता है। इस चिप सेलेक्ट में कहां से कहां तक पेज नंबर है, वो आपको यहां से मिल जाएगा। अब हम इसको देखते हैं काम कैसे करता है। कि चिप सेलेक्ट में अगर हमने देखा, पहले हम बात करते हैं लाइन नंबर की। तो लाइन नंबर हमारा क्या हो सकता है, हमारा लाइन नंबर हमने जैसे पहले बात कर रखा है कि हमारा लाइन नंबर 0 से लेकर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है किसी भी एड्रेस लाइन का, दैट इज 0, और लास्ट क्या होगा, दैट इज 1। क्लियर। तो हमारा ऑल 0 टू कहां तक जाएगा, ऑल 1 तक। तो ऑल 1 हो गया, इसका रेंज 1। क्लियर। हमारा रेंज कहां से कहां जा सकता है, 0 से लेकर 1 तक जा सकता है, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। लेकिन अब जब हम बात करेंगे चिप सेलेक्ट की, पेज नंबर की, हमने क्या कहा था कि वो हमेशा जो भी मिल जाएगा वो मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा। अब यहां नोटिस करें, A12, A13, A14 को मुझे वैल्यू मिला 0। क्यों, क्योंकि आपका O0 पिन यहां पे सेलेक्टेड है, इसलिए इन तीनों का लॉजिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0 और 0। उसके साथ हम लोगों ने E3 पिन का देखा, A15 जो है आपका हमेशा लॉजिक हाई रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो ये 1 यहाँ पर 0 हो जा रहा है, ठीक। और अगर हम यहाँ पर 0 देंगे तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि E3 पिन को 1 देने के लिए मुझे A15 का वैल्यू क्या चाहिए, A15 का वैल्यू मुझे चाहिए क्या, 0। अगर यहाँ पर हम 1 देते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या मिल जाएगा, 0, और ये 0 देंगे तो ये इनेबल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि E3 पिन हमेशा एक्टिव हाई पिन है, इसलिए हमेशा उसको एक्टिव हाई चाहिए, 1 चाहिए सिग्नल, यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर A15 का वैल्यू हम 0 देंगे तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा नॉट गेट के कारण, तो जाके E3 पिन जो है आपका वो इनेबल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A15 का वैल्यू क्या होगा आपका, वो भी क्या हो जाएगा, 0, और ये जो रहेगा ये नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका पेज नंबर है, और एक बार जो आपने पेज नंबर खोल लिया था उसी पेज पे काम करना है। उसी हिसाब से एक बार जो आपका चिप सेलेक्ट हो गया,
उसी चिप सेलेक्ट पे काम करना है, उसके अलावा वो किसी पे काम नहीं करेगा। मतलब इसका जो रेंज होगा दैट वुड बी फिक्स्ड, इट वुड बी 0000 ओनली। ठीक, अब हम देखें कि हमारा एक कॉम्बिनेशन बना 00 का पूरा कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन बना 00 से लेकर 111111 तक का। तो अगर हम इनका एड्रेस रेंज निकालना चाहें तो हम 4 बिट का देखते हैं, क्योंकि हमारा टोटल 16 बिट का कॉम्बिनेशन में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहला 4 इज 0, उसके बाद का 4 भी 0, उसके बाद का 4 भी 0 और लास्ट का 4 भी 0। इसका मतलब आपका इस ईपीरोम के लिए जो रेंज सेलेक्ट हो रहा है O0 के कारण और A15 के कारण दैट इज 0000 टू, ये तो 0 ही रह गया दैट इज 0। अब यहां पे 4 1 दैट इज F, फिर से 4 1 दैट इज F और लास्ट का 4 भी 1 इसलिए दैट इज F। तो इस फिगर का, इस ईपीरोम का इस 0 के कारण जो एड्रेस रेंज है दैट इज 0002 0FFF तक। ये हो गया आपका चिप सेलेक्ट के कारण टोटल क्यूमुलेटिव हमारा एड्रेस लोकेशन। आपका पिन सेलेक्ट बताया A12 से लेके A15 चिप सेलेक्ट, और A11 से लेके A0 तक था वो आपका पेज नंबर या लाइन नंबर्स के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग, वो था मतलब एड्रेसेस थे। एड्रेसेस आपका कहीं भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एड्रेस टू लास्ट एड्रेस, लेकिन उस फर्स्ट एड्रेस से लास्ट एड्रेस के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन पार्ट क्या रहेगा, वो रहेगा चिप सेलेक्ट। उसी चिप में काम करेगा, उस चिप के रेंज के बाहर जाके वो अगला अपना एड्रेस चूज नहीं कर सकता है। तो एड्रेस लाइन बताता है कि आपका डिकोडर के हेल्प से हमें मिल गया अपना चिप सेलेक्ट, और बाकी तो एड्रेस हमें डायरेक्टली मिला ही हुआ था। तो स्टेप 1 में हमें एड्रेस डायरेक्टली जो मिला था उसको कनेक्ट किया था। स्टेप 2 में हमने चिप सेलेक्ट किया। चिप सेलेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग डिकोडर का मदद लेंगे ताकि जो बचा हुआ पिन्स है उसको हम लोग डिकोड कर सके और हमारा टोटल मेमोरी रेंज मिल सके। जैसे कि एग्जांपल हमें यहाँ पे मिला इस सर्किट के लिए, जिसमें एक नॉट गेट यहाँ लगा हुआ है, O0 के लिए आपका सिंबल था। तो इस लॉजिक के हिसाब से मेरा जो एड्रेस रेंज मिलता है वो मिलता है 00002 0FFF तक। क्लियर? अब हमारा थर्ड ऑपरेशन कि हमारा इस पे ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो ऑपरेशन होने के लिए वापस देखें यहाँ पर कि ये आपका इनेबल है, ठीक, OE ऑपरेशन इनेबल, ये लॉजिक लो है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इनपुट आना चाहिए वो इनपुट 1 आना चाहिए। ये वो इनपुट 1 आएगा यहाँ पर, तो इनपुट यहाँ पे आने के बाद वो इनपुट 0 हो जाएगा, तब जाके OE आपका काम करेगा। अब उसके लिए आपके पास IOM है और रीड सिग्नल है। क्लियर? हमें ये पता है कि, और ये आपका नैंड गेट लगा हुआ है और हर एक नैंड गेट के पास एक नॉट गेट अलग से लगा हुआ है सिग्नल पर। क्लियर? तो जब इसका सिग्नल 1 होगा तो IO की तरह बिहेव करेगा, और जब ये 0 रहेगा तो मेमोरी की तरह बिहेव करेगा। उसी प्रकार से रीड सिग्नल लो है तो लो सिग्नल दीजिएगा तब वो काम करेगा। हमारा मकसद है यहाँ पर 1 लाना, क्योंकि अगर वहां 1 आ गया तो यहाँ पे आपका OE काम कर जाएगा। अब 1 लाने के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे 0 सिग्नल देते हैं, ये 1, क्लियर, यहाँ भी आप अगर आप 0 सिग्नल देते हैं तो ये आपका 1 1 1 का लॉजिक 1 और 1 का उल्टा 0, ठीक है। तो और वो 0 का उल्टा 1, ये काम नहीं कर पाएगा। अब हम यहाँ पर अगर लॉजिक 1 देते हैं 1 1, तो दोनों का लॉजिक 0, यहाँ भी आ जाएगा 0 और यहाँ पे मिल जाएगा आपका 1। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हमारा ऑपरेशन मेमोरी और इसके लिए कंसेप्ट में बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे रिवर्स्ड हो रहा है सिग्नल, तो इनका रिवर्सल अगर हम देते हैं तो एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए मुझे वो वहां पे मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपका मेमोरी पहले से ही लो है और आपको मेमोरी लो के लेके जाना है, तो अगर अभी उसको हम इनिशियलाइजेशन में हम उसको 1 मानते हैं और उसके बाद फिर उसी सिग्नल को वापस हम रिवर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सिग्नल एक्टिव हाई से वो एक्टिव लो सिग्नल हो जाएगा, जो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। अब उन दोनों सिग्नल का हम नैंड गेट का आउटपुट निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा, और फिर हमारा मेमोरी रीड ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा और ऑपरेशन इनेबल हो जाएगा मेरा यहाँ पर। क्लियर? तो ये अभी हम अगर इसको छोड़ भी दें तो इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी आपके डिकोडर की और उस डिकोडर के थ्रू आपके मेमोरी मैपिंग की। तो ये एक
कंसेप्ट था मेमोरी मैपिंग का। अब मैंने EPROM के साथ किया है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग ट्राई करो इसी कंसेप्ट को। आप अपना पिन नंबर बदल सकते हो यहाँ से कुछ भी, 05 06, ताकि आपको रेंज पता चल जाए। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था रैम वाला एग्जांपल, आप लोग कोशिश करो एक बार इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए रैम पर, चाहे क्यों नहीं आप उसके लिए अपना लॉजिक यहाँ से बदल ले, यहाँ से लॉजिक बदल ले। तो एक बार जरूर आप इसको अपने एंड पे ट्राई करें। लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस। टुडे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, बस हम लोगों ने आज उस पर कंसंट्रेट कर 5 मिनट का हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं फट से। हम लोगों ने देखा कि एड्रेस डिकोडिंग के 2 सेक्शन में काम कर सकते हैं। एक हम लोग नैंड गेट पे काम कर सकते हैं, एक 3 to 8 डिकोडर पे काम कर सकते हैं। 3 to 8 डिकोडर का जो आईसी चिप होता है उसको हम लोग 74LS138 के नाम से जानते हैं। उसमें टोटल कुछ 3 इनपुट पिन होंगे और उसी 3 इनपुट पिन के करस्पॉन्डिंगली आपके पास 8 आउटपुट लॉजिक्स होंगे, जो हमारा आउटपुट पिन कहलाता है। इसलिए हम उसको 3 to 8 डिकोडर भी कहते हैं। उसके साथ आपके पास इसमें 3 इनेबल पिन रहेंगे। 3 इनेबल पिन में E1 और E2 जो है वो आपका एक्टिव लो पिन होता है। इसके लिए उनको हमेशा 0 इनपुट चाहिए सर्किट को इनेबल करने के लिए। वहीं पे जो आपका तीसरा पिन है दैट इज E3, उसको आपको हाई पिन है वो, इसलिए उसको लॉजिक हाई चाहिए, इनपुट हाई चाहिए एज टू इनेबल द सर्किट। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर EPROM, जो हमारा पुराना क्वेश्चन था, EPROM के साथ कनेक्ट करके देखा और इस सर्किट के करस्पॉन्डिंगली, जो हमारा सर्किट है अभी प्रेजेंटली, इस सर्किट के करस्पॉन्डिंगली आपके EPROM का रेंज क्या होगा जिसपे आपका माइक्रोप्रोसेसर काम कर रहा होगा, हम लोगों ने उसको मेमोरी मैपिंग के थ्रू करके देखा। मेमोरी मैपिंग में क्या किया हमने, जितना 16 पिन हमने 16 पिन लगा दिया। पहला काम किया एड्रेस रेंज को फाइंड करने के लिए, जो आपको डायरेक्टली माइक्रोप्रोसेसर कनेक्ट है EPROM के थ्रू, तो हम लोगों ने उसको अलग कर दिया। उसको अलग करने के बाद उसका टोटल रेंज निकाला कि मिनिमम हो सकता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है FF, दैट इज 1। ठीक, तो उसके हम लोगों ने टोटल रेंज को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो चिप सेलेक्ट के जो 4 पिन बच गए थे, उन 4 पिन के हिसाब से हम लोगों ने उसको डिकोडर में डाला और डिकोडर के जो सर्किट था उसके लॉजिक के करस्पॉन्डिंगली हम लोगों ने उसका एक लॉजिक से हम लोगों ने एक आउटपुट निकाला और उन दोनों को जब फॉर्मुलेट कर लिया एक साथ, तब जाके मेरा टोटल एक मेमोरी रेंज मिल पाया, जो इस केस में था मेरा 00000 to 0FFF तक। तो ये एक मेमोरी डिकोडिंग का बात था और ये मेमोरी डिकोडिंग भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर आवर मेमोरी इंटरफेसिंग, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मिल पाएगा तब तक आप मेमोरी से इंटरफेस करने के लिए आप नहीं कर पाओगे, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा मेमोरी डिकोडिंग और मेमोरी मैपिंग। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपको गेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Thank you so much, and please let me know if you are having any kind of confusion or any kind of difficulties in finding the address of memory locations with the help of address decoder and memory interfacing. Thank you so much.